Hi, this is Shom Pandey, and I come up with my second lecture on the topic of how the Constitution of India is made, or I can say how the Constitution of India come into existence. As I promised, lecture on a daily basis, so I'm coming, keeping my promise here, and let's begin. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मेरे को कितने बच्चों ने बताया कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है, हमें पॉलिटी पढ़नी है 11th 12th में, तो वो पॉलिटी बस सब पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं कि हाँ भाई पॉलिटी में इतने पार्ट्स हैं, इतने शेड्यूल हैं, इतने आर्टिकल है, इसमें ये आता फलाना ढमकाना, इतने हमने ये वहाँ से लिया ये वहाँ से लिया। तो वो चीज़ एक तरह से रटने का होता है। वो बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, किस तरह अपने एग्जाम पास कर लेते हैं, फिर देन आफ्टर भूल जाते हैं। पर अगर आपको एक एसएससी स्टूडेंट या यूपीएससी एस्पिरेंट मिलेगा, वो आपको असली में बताएगा कि पॉलिटी कहाँ से आई है, पॉलिटी के रीज़न, मतलब पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के रीज़न क्या है, ये आर्टिकल पर्टिकुलर कहाँ से आया है, इसके बनने के पीछे एक्चुअली हिस्ट्री क्या है। तो वो एक तरह से मतलब सही रहता है कि आपको पता होता है कि हाँ भाई हर चीज़ का मतलब है क्या है और ये क्यों बनी है। तो मैं यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट करने लगा था, तो मैं शुरू से तो कभी नहीं कराऊंगा मतलब पॉलिटी की हाँ आपको शुरू से रटाने लग जाऊँ। जैसे मैंने आज इतने, जब मैं भी पढ़ रहा था तो मैंने भी कितने सारे लेक्चर पढ़े थे, तो उसमें ये था कि पॉलिटिशियन से स्टार्ट कर देते हैं कि तुम ये याद करो, यू कैन डू द फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूएस, बस से आपको पार्ट्स याद हो जाएंगे, ये प्लान डम करना, तो वो सब गलत होता है। आपको अगर पॉलिटी पढ़नी है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, हर चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री छुपी होती है। अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो उसका मतलब ही नहीं है पढ़ने का। आपको पूछ लेगा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक सरदार को किसी ने पूछ लिया कि वाई यू फॉलो आ सिखिज्म, तो उसके पीछे जो रीज़न क्या है, तो वो कहेगा कि बस फैशन है, पग अच्छी लगती है, चार तरह की पगें बांधनी आती है मेरे को, ये पटियाला शाही फ्लान डमकाना, तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको अगर पता है कि हाँ पग के पीछे रीज़न क्या है, इस पर्टिकुलर रीज़न में ये पग इस बांधी जाती है और इसके पीछे हमारे गुरुओं ने शिक्षाएं दी हैं, गुरुओं ने शीश कटाए हैं, तो वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के पीछे। तो सबसे पहले हिस्ट्री को लेके ही चलूंगा कि ये क्यों होता है, किस तरह मतलब। और यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है। पॉलिटी और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या सिस्टम, तो बहुत बड़ा लिंक है। यही मैं आपको फ्रेम करने की कोशिश करूंगा। ये ब्रिज है जो मैं आपको बताऊंगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके चलूंगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को समझना पड़ेगा। आधे से बच्चों को तो यही नहीं पता ईस्ट इंडिया कंपनी होती क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ही है कि जो कंपनी जो क्या तो कहते हैं वहां से आई है, ईस्ट वाली साइड में, यूरोप वाली साइड से आई है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या, बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ इंग्लैंड की कंपनी या ब्रिटेन की कंपनी या ब्रिटिश, तो वो नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी में सारी कंपनियां आ जाती थी यूरोप की। अब यूरोप वन ऑफ द कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का, तो ईस्ट इंडिया मतलब कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का। उसमें आपकी यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी हैं। जर्मनी एक कंट्री है, फ्रांस एक कंट्री है, आपकी नीदरलैंड एक कंट्री है जो यूरोप की है, पुर्तगाल, स्वीडन, ये सब बहुत सारी कंट्री है। अब इसमें सब क्या हुआ था, अब आपको पता है इंडिया शुरू से ही बहुत रिच था, बहुत रिच रहा है। हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा, तो बहुत रिच सोर्सेस थे हर चीज में। हमारे इंडिया का क्लाइमेट ऐसा, हमारे इंडिया इस जगह पे फाउंड, शुरू से लोग बहुत पढ़े लिखे और अच्छे रहे हैं, जिसके कारण इंडिया के हर तरह का सोर्स अवेलेबल, मिनरल्स भी काफी मात्रा में अवेलेबल थे। अब तो थोड़े कम हो गए हैं धीरे धीरे कुछ ज्यादा यूज करने के चक्कर में। और उसके बाद आपके जो स्पाइसेस वगैरह, ये बेसिकली ये ट्रेड वगैरह के रूट के लिए ही यहाँ पे आए थे। अब आपको पता होगा, सबसे पहले अगर किसी भी बच्चे को पूछ ले कौन इंडिया में आया था, तो वो कहेगा कि हाँ भाई वास्को डिगामा आया था। हाँ वास्को डिगामा आया था, तो किस लिए आया था अब ये भी आपको पता नहीं, वो ट्रेड करने के लिए आया था। केप ऑफ गुड होप्स के जगह से आया था। केप ऑफ गुड होप्स हमारे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के नीचे की जगह है, तो वहाँ तो उस एरिया को ट्रैवल करते आया था। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम हवाई जहाज वगैरह ये तो हुआ, तो जो जर्नी होती थी बेसिकली बाय फुट होती थी या बाय वाटर होती थी, क्योंकि इतना बड़ा वाटर का एरिया दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ अटैच है, तो उससे होती थी। तो वो ऐसे करके आया अब नीचे से केप ऑफ गुड होप से, तो यहाँ से वो स्पाइसेस लेके गया, जो आपके कैलिकट वगैरह से, यहाँ से कोचिन वगैरह से पूरे एरिया में घूम के एक तरह से स्पाइसेस लेके गए यहाँ से। और उसने जब अपने एरिया में जाके, अपने पुर्तगाल में जाके बेचा, उसको पोर्टुगीज था वो, तो उसने जब बेचा तो वो 4 गुना ज़्यादा रेट में बेचा और वो आराम से बिक गई। तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। बाकी बाकी भी कंट्रियाँ इंटरेस्टेड हो गई कि हाँ एक इंडिया नाम की जगह है जहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी इंटरेस्टेड हो गई कि हाँ अब हम भी यहाँ पे जाएंगे, चीज़ें लेके आएंगे, 4 गुना रेट में बेचेंगे, तो हमारे से होएगा। तो उस टाइम उनका कोई भी मतलब ये नहीं था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करनी है या देश पे राज करना है। तो उनका बस सिर्फ एक माइंड में चीज़ थी कि हमें ट्रेड करना है, ट्रेड के लिए हम जा रहे हैं, चीज़ें भर के लानी है और यहाँ पे आके बेचनी है, बस ठीक है। अब उसके बाद देखो किस तरह ये चीज़ें पलटती हैं, कैसे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हो कि एक तरह के ऐसे टाइम पे आ जाते हैं वो रूल करने लग जाते हैं। अब यहाँ इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि स्लाइड में क्या लिखा है कि देयर वाज सेवरल यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज chatted to India with chatted to trade with India
एंड ईस्ट एशिया। तो ये ईस्ट एशिया साइड मतलब वही ईस्ट एशिया आपके अरेबियन साइड हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो सारे इंडिया का पार्ट ही पहले होता था। तो उस वाले एरिया में आते हैं, उस वाले एरिया में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जो उधर नहीं मिलती हैं आपके पश्चिमी देश में, जो कहा जाता है मतलब यूरोप में वगैरह में वो चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ से आके वो चीज़ें ले लेके जाते थे, खजूर वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, तो बहुत सारी तरह की चीज़ें यहाँ से लेके आते थे। और बाद में धीरे धीरे के उन्होंने यहाँ पे इंडिगो भी उगाने की स्टार्ट कर दिए थे। फिर यहाँ से वो भी साल्ट पीटर भी लेके जाते जो आपके बारूद बनाने का काम आता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो अलग, मैं जब हिस्ट्री का टॉपिक कराऊंगा तब होंगे। मैं आपको एक बार ब्रिज दे रहा हूँ कि अब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुँचना है। मैं 2 पार्ट में ये कवर करूंगा और मैं कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही नहीं कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये ब्रिज करूंगा गैप कि हाँ भाई आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे हुआ, ठीक है। तो अब ये चीज़ें इसमें देखो, अब अलग अलग तरह की, तो ये अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसमें डच, डैनिश, पोर्टुगीज सारी थी। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, 1 सेकेंड। तो अब ये आप फोटो देख रहे होंगे, इस फोटो में आपको एक आदमी दिख रहा होगा जो कि ब्रिटिश लग रहा होगा। बाकी ये जो कोट है ये है जहांगीर का कोट। अब जब ये सब हुआ धीरे धीरे यहाँ पे वास्को डी गामा आया तो उसने देखा, उसके बाद फिर जो जेम्स वहाँ का इंग्लैंड का जो किंग था उसने 2 बंदे भेजे यहाँ पे, एक तरह से एम्बेसडर कह सकते हैं, वो वन ऑफ द फॉरमोस्ट एम्बेसडर थे वहाँ के, ब्रिटेन की तरफ से आते हैं। तो वो उनका नाम होता है, एक का नाम होता है थॉमस रो, दूसरे का नाम होता है कैप्टन विलियम्स। अब कैप्टन विलियम्स और थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। अब ये किस 2 मिनट 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अब कोर्ट में आते हैं जहांगीर के कोर्ट में आके ये यहाँ पे ट्रेड करने के लिए वो कहते हैं कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो परमिशन के लिए आते हैं और उसको एक तरह से ब्राइब भी करते हैं जहांगीर को। वो कहते हैं कि भैया हम आपको ब्रिटिश सामान क्या तो कहते हैं देते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें, आप बस हमें यहाँ पे परमिशन देते रहो। अब उसको भी लत लग जाती है, वो भी राजा था, उसको भी ऐश करने की आदत है। तो उसने क्या किया, उसने चीज़ें ले ली। कहता कोई बात नहीं, तुम ये मुझे चीज़ें की बस सप्लाई बंद ना करना, चीज़ें देते रहो, बाकी जो तुम्हें यहाँ पे करना है, ट्रेड करना है, यहाँ से कुछ फैक्ट्री लगानी, जो करना करो। तो अब यहाँ पे आपको ये है इन 1608 it was decided that the open factory, the name given at the time of trading depot at सूरत। तो सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री लगती है। अब ये भी चलता रहता है, सूरत में पहली फैक्ट्री लगी, मुसलीपट्टनम में लगी। तो अलग अलग बुकों में ये डाला, पर लेकिन सूरत को पहले माना था, सूरत में पहली फैक्ट्री लगी। तो उसके बाद मद्रास के मुसलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री लगती है। और उसके बाद अब ये भी होता है आपके, जैसे कि मान के चलो इतनी सारी यूरोपियन कंट्री इंडिया में ट्रेड करने आ रहे हैं, तो आपस में प्यार से तो करने से रही ट्रेड। अब सब में तो कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन ज्यादा क्या लेके जाएगा। अब आपस में इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो क्या होता था, कभी ब्रिटेन वालों की लड़ाई पोर्टुगीज से हो जाती, पोर्टुगीज की लड़ाई कभी इससे हो जाती थी। अब ब्रिटेन की मोस्टली लड़ाई सबसे होती थी, पोर्टुगीज से हुई, फिर उसका नाम उसको बैटल ऑफ स्वाली कहा गया। एंड ब्रिटेन की लड़ाई फिर जब उनसे फ्रांस वालों से होती है तो उसको बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश कहा गया। तो वो सारा कुछ हिस्ट्री में कवर करेंगे। यहाँ पे इतने भी जो मेन में आपको टॉपिक बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हुए हैं वो बस है। तो अब इंडिया में वो आते हैं, सबसे पहले तो उनका मेन फोकस होता है ट्रेड पे, भाई ट्रेड हमें ज़्यादा करना है। अब जहांगीर से उन्होंने परमिशन ले ली 1615 में, सारा कुछ करते रहते हैं। अब उसके बाद उनकी आंखें खुलती हैं। उनके बाद यहाँ पे बस ये सबसे अच्छी स्लाइड मेरे को मिली है। इससे अच्छी स्लाइड मेरे ख्याल से इतनी छोटी और इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा। दे कम, दे सॉ, दे कॉन्क्वेड। वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो बिल्कुल ही हारमोनी नहीं है। अब इंडिया की सबसे बड़ी बात एक चीज़ और सबसे गलत बात भी एक ही चीज़ है। अब वो क्या है कि इंडिया में बहुत तरह की जनजातियाँ, धर्म वगैरह पाए जाते हैं। अब ये सबसे अच्छी इसलिए है कि चलो सारे घुल मिल के, हम कहने को कहते हैं कि सारे एक तरह से घुल मिल के रहते हैं, पर नहीं, उनमें आपस में बड़े मतभेद था और शुरू से उनको पता लग गया था ब्रिटिश। अब इसी चीज़ का उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने सीधा कहा कि डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड देम एंड रूल। तो उन्होंने क्या किया, उनको देखा, उन्होंने महसूस किया कि इनमें हारमोनी है ही नहीं, इनमें एकता है ही नहीं, इनको आपस में डिवाइड करते हैं, इनको रूल करते हैं, ठीक है बस। तो ये इन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो हमारे खुद के लोगों ने उनको एक तरह से इन्विटेशन दे दिया कि हाँ भाई तुम आओ, हम पे राज कर लो, हम तो कुछ कहेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये अलग तरह के एक्ट आते हैं, वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होती है बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी क्या होती है, बैटल ऑफ प्लासी क्यों होती है, बहुत जरूरी है चीज़ समझनी। बैटल ऑफ प्लासी होने का कारण ये है कि जब ये ट्रेड कर रहे होते हैं धीरे धीरे यहाँ पे, तो ये अब सबसे पहले ये जो बंगाल, जो नवाब होता है बंगाल का, फारूक शाह, उससे परमिशन ले लेते हैं। कहते हैं कि सर मतलब हम ट्रेड करते हैं, हमको बहुत मतलब बहुत सारी ये अलग अलग यूरोपियन कंट्री हैं जो हमको तंग करती हैं वगैरह। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम एक ना फोर्ट बना लेते हैं, किला बना लेते हैं, जहाँ पे हम अपना सामान रखेंगे, अपने लोगों को रखेंगे, हमें कोई तंग करने वाला नहीं होगा। वो कहता ठीक है बना लो, कोई बात नहीं, पर लेकिन ज़्यादा मतलब अंदर ना घुसना। मतलब कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, बंदर का आप ही बनाएंगे, वहीं से सामान लेंगे, वहीं पे रख के सामान लेके वहीं से निकल जाएंगे, आप अब के अंदर नहीं आते, आपका अपना राज्य, आप अपना उसमें ऐश करिए, कोई चक्कर नहीं है। तो कहता है कि चलो ठीक है बना लो। तो उसने परमिशन दे दी। अब उसका नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है, उन्होंने बना ली, ऐश कर रहे हैं अच्छे से। अब धीरे धीरे नवाब चेंज होते हैं। तो उसके बाद नवाब आता है सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला कहता है कि नहीं भाई ये तो गलत है। अब फारूक शाह ने एक और गलती और की थी, सबसे बड़ी गलती मानी जाती है वो मेरे हिसाब से, कि उसने टैक्स लेना बंद कर दिया था। उसने कहा कि ब्रिटिश को कि तुम भाई टेंशन ना लो, तुम ऐश करो, तुम, वो बड़े अच्छे बंदे थे उसके सामने, उसको गिफ्ट वगैरह देते, तो कहते तुम टैक्स भी ना दो यार, तुम ऐश करो, तुम अपने करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, तुम टैक्स देने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब फारूक शाह तो ये करके भगवान को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, पर लेकिन उसके बाद जो आगे के नवाब आता है सिराजुद्दौला, वो कहता है कि नहीं भाई ऐसे तो काम चलना नहीं। अब कोई भी राज्य, कोई भी कंट्री है, उसका मेन, कोई भी सरकार है या आप गवर्नमेंट कह लो, तो उसकी मेन रेवेन्यू जनरेट करने, पैसे जनरेट करने की चीज ही टैक्स होती है। अब टैक्स नहीं अगर आप उसको दोगे तो वो कैसे अपनी पॉलिसीज लाएगा। ये जो आपको अलग अलग तरह की जो स्कीमें चलती हैं टैक्स के पैसों पर ही चलती है ना, प्रधानमंत्री फलाना ढमकाना स्कीम, आरोग्य सेतु, ये किसान बीमा, जन बीमा, तो ये सारा कुछ टैक्स के पैसों पे ही चलता है ना। अब टैक्स के पैसे आ नहीं रहते। अब वो राजा भाई भड़क गया, कहता कि नहीं टैक्स तो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। वो कहेगा कि नहीं यार, हमें तो फारूक शाह ने मना कर दिया, हम आपको क्यों टैक्स दे। तो कहता वो फारूक शाह हो गए अल्लाह को प्यारे, पर मैं टैक्स मांग रहा हूँ दो। तो इनकी बात चली रही थी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, अब ये थोड़ा आपको लग रहा होगा इतने सारे नवाब वगैरह, तो ये मैं अलग से जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें अलग एक एक टॉपिक पे एक एक नवाब में मैं अलग से टाइम दूंगा। तो अभी बस आप जनरल सुन ली कहानी के तौर पे कि बंगाल का जो नवाब होता है वो कहता है कि भाई तुम्हें टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। उसके बाद गुस्से में क्या करता है, जो फोर्ट विलियम उन्होंने बनाया था अपने को बाकी यूरोपियन कंट्री से बचाने के लिए, तो उस पर वो हमला कर देता है। अब हमला करता है तो वहाँ पे इतने ऑफिशियल तो मिलते हैं, ऑफिशियल थोड़े बहुत ही रहते हैं, वो तो अपने बिजनेस में लगे होते हैं इधर, उनके बच्चे, उनके पत्नी वगैरह मिलती है। उनको क्या करता है गुस्से में एक डंजन में, एक मतलब कालकोठरी, छोटे से कालकोठरी में बंद कर देता है एक दो मतलब रात वगैरह के लिए। तो वो क्या होता है जब सुबह खोल के देखता है तो सारे मर चुके होते हैं दम घुटने के। तो बहुत मतलब एक तरह से तो यही उसको मतलब एक तरह से ट्रिगर करती है। बाकी के जनरल्स होते हैं, तो बाकी जो जनरल, फिर वहाँ से एक रॉबर्ट क्लाइव करके जनरल आता है, वो कहता है कि भाई तुम्हें बदला लेना, ये इन्होंने हमारे इतने बंदे मारे। तो वो फिर बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी फिर नवाब ऑफ बंगाल जो होते हैं सिराजुद्दौला, उसके बीच में और रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेस के बीच में होते हैं, फिर वो जीत जाते हैं। तो उस तरह फिर होता है। उसके बाद अगली बैटल होती है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, कहते हैं हम तो अब टैक्स देंगे नहीं, जो करना है तुम्हें करो, हम नहीं कुछ करते। उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर क्या होती है कि जब सिराजुद्दौला को हरा देते हैं तो वो क्या कहते हैं, मीर कासिम को, उसके जो दोस्त होता है, उसको कहते हैं भाई तू तो पंगे नहीं लेगा ना, तेरे को नवाब बना देंगे। कहता है हाँ मुझे नवाब बना दो, कोई यकीन नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, तुम्हें बस आराम से अपना साइड में बैठा रहूंगा किंग बन के, नवाब बन के, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, जो बिजनेस करना करो। ये ब्रिटिश को कहता है। ब्रिटिश कहता है ठीक है। अब मीर कासिम भी चल रहा होता है नवाब बंगाल का, उसको लगता है कि यार आखिर कितने दिन तक चलूंगा, मेरे को टैक्स तो चाहिए, पैसे तो चाहिए। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है कि नहीं मुझे फिर से इससे लड़ाई करके इन ब्रिटिशों को भगाना ही पड़ेगा, ये तो भाई टैक्स के पैसे देने, मेरे तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ अकेला लड़ाई करने नहीं जाता, क्योंकि उसने सीखा होता है उससे, सिराजुद्दौला अकेला लड़ाई करने जाता तो हार जाता। वो कहता है कि नहीं मैं ना कंबाइन आर्मी लेके चलूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक अवध के जो नवाब होता है सुजाउद्दौला, वो एक सिराजुद्दौला था बंगाल का जो निकल चुका है भाई फाइट करके, उसका सिराजुद्दौला जो अवध का है, ये जो यूपी का साइड है। एंड देन आफ्टर एक होता है मुगल का किंग। जब मुगल, आपको पता होगा मुगल के जो मेन किंग थे जो थे बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर उसके औरंगजेब। उसके बाद जो किंग आए उसके बाद उतने सही नहीं थे, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। उसके बाद एंड में जो किंग होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो सब ये किंग उतने अच्छे नहीं थे, जो मतलब कह सकते पॉलिटिकली भी अच्छे नहीं थे, वीक थे काफी, उनकी मतलब इतने लोग मानते भी नहीं थे। तो वो सब ये तीनों किंग मिलके, मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल, द नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड मुगल किंग शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलके बैटल ऑफ बक्सर करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर करने के बाद क्या होता है कि ये सारे तीनों मिलके करते हैं। अब यहाँ पे होता है रॉबर्ट क्लाइव अपनी छुट्टियां मनाने ब्रिटेन चले जाता है, पर लेकिन उसके पीछे यहाँ पे होता है वो एक मुनरो करके होता है। मुनरो यहाँ पे उनसे मतलब जैसे ही ये हमला करने आते हैं तो ये मुनरो आ जाता है मद्रास से अपनी फोर्स लेके और हरा देता है इनको। तो बैटल ऑफ बक्सर भी हार जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इनको दीवानी इलाहाबाद के मिल जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन होता है कि भाई ये बाकी के उनको कहते हैं प्रिंसली स्टेट, जो ये अलग अलग होते हैं इलाहाबाद वगैरह, कहते हैं कि तुम्हें ना फोर्स मतलब तुम्हें फोर्स रखने की जरूरत नहीं है, बाकी के जो नवाब इंडिया के नवाब को कहते हैं। अब ये एक बहुत एक पॉलिटिकल उन्होंने चाल चली। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें नवाब को अपनी फोर्स रखने की जरूरत नहीं है, हम तुमको फोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, ब्रिटिश कहते हैं, क्योंकि एक तरह से अपने पैर फंसा। पर लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने इस जो मैं तुम्हें फोर्स प्रोवाइड करूंगा उसका खाना पीना टैक्स वगैरह सैलरी वगैरह तुम्हें देनी पड़ेगी। बस तुम्हें यह है कि मैं फोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा, ब्रिटेन वाले प्रोवाइड करेंगे। तो धीरे धीरे वे अपने और बंदे लेके आ रहे हैं ब्रिटेन वाले। अब ऐसे मान के चलो कल ये रिवोल्ट करते हैं किंग, तो अब ब्रिटेन के बंदे उनकी फौज में, तो वो तो हम नहीं देंगे। तो ये सब चीजें चलती है। तो ये सब पॉलिटिकल चीजें चलती रही। अब धीरे धीरे अब क्या होता है,
उसके बाद सबसे पहली चीज होती है, ये सब चलता रहता है बहुत दिन तक, अच्छा चलता रहता है। उसके बाद होता है, उसके बाद आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसमें क्या होता है, जो ये सब कंपनी होती है जो आपके इंडिया में आई होती है कंपनी, ये सारी प्राइवेट कंपनी होती है, ये कोई सरकारी कंपनियां नहीं होती जो इंडिया में आई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, सारी प्राइवेट कंपनी होती है। उस कंपनी को ट्रेड के लिए आए थे, जैसे हमारे में अगर प्राइवेट कंपनियां कौन कौन सी, टाटा, ये रिलायंस वगैरह, इन्होंने किसी दूसरे देश में चले गए प्राइवेट में ट्रेड करने के लिए, तो वैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड वगैरह कर रही थी। अब उसके बाद ट्रेड करने के बाद ये इनकी अब दिक्कत ये होती है कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन करती है, कि हाँ धीरे धीरे अपनी ट्रेड आगे वो बढ़ाने लग जाती है कि हाँ भाई यहाँ पे भी कब्जा करना है, वहाँ पे भी कब्जा करना है। अब पर लेकिन इसमें ये होता है कि जो इनके इंटरनल जो लोग होते हैं वो बड़े करप्ट होते हैं, वो पैसे भर भर के अपने उधर लेके जा रहे होते हैं। तो धीरे धीरे जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, ये करप्शन करके बहुत घाटे में जा रही होती है। इतना घाटे में जा रही होती है कि ये जाके अपनी मतलब उधर इंग्लैंड में जाके क्वीन से, किंग से जाके पैसे लोन पे मांगते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे तो बड़ी बुरी हालत रखी है, हमें थोड़े लोन के लिए पैसे दे दो तो हमारी कंपनी चलेंगे। तो ये सब सारे थोड़ी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, तो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। बस ये है कि यहाँ पे ये धीरे धीरे इनकी हालत बुरी इसलिए हो रही होती है कि यहाँ पे फेमाइन भी आ जाता है बंगाल में। देन उसके बाद क्या तो कहते हैं, हमारे जो हैदर अली है, जो आपका यहाँ पे एंग्लो मराठा युद्ध होता है, उसमें भी वो जीत जाता, तो इसकी बुरी हालत हो जाती है इनकी। मैसूर, उसके बाद ये सब होता है, तो ये सब रीजन रहते हैं जो इनके खराब हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये पहला एक्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में अलग अलग चीजें होती हैं, उनकी हालत बुरी हो जाती है, जैसे टेरिटोरियल फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी डिफीट इन 17 इन द हैंड्स ऑफ हैदर अली, ट्रैबल फेमाइन आ जाता है बंगाल में। द कंपनी अप्लाइड फॉर अ लोन ऑफ £1 million फॉर 1970। ये लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत इनकी बुरी हालत होती है। तो इसके बाद क्या होता है, ये इनकी हेल्प करने के लिए चीज़ें करते हैं। उनके बाद फिर से उनकी हालत इतनी सही नहीं होती, तो उसके बाद एक और एक्ट लेके आते हैं। ये बेसिकली एक्ट लाने का पीछे रीज़न ही ये है कि भाई इनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया, थोड़े मतलब जो इनकी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन है, उसे पता है कि मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी एक अच्छी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, उसको डूबता वो देखना नहीं चाहते, तो उसको अलग अलग वो एक्ट लाने लगे कि इनको धीरे से रिफॉर्म किया जाए। तो उसके बाद सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें वो अलग से रेगुलेट करने की कोशिश, उसके बाद उसी को सुधारने के लिए, वो अच्छे से नहीं हो पाता तो उसको सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, वो डिस्टिंग्विश कर देते हैं कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन को, कि राज करने वाली एक अलग बंदे होंगे और कमर्शियल जो ट्रेड करने वाले वो अलग होंगे। ठीक है, तो उसको दोबारा समझते हैं कि देखो कमर्शियल में जो एक मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से एक सेक्टर होगा जो सिर्फ ट्रेड पे ध्यान देगा, कैसे ट्रेड करना है, कितना किससे सामान लेना है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, ऐसे करके। और एक है जो पॉलिटिकल देखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कौन राज करेगा, इधर किसको राजा बनाएंगे, नवाब बनाएंगे तो हमारी हेल्प करेगा। तो वो अलग कर देते हैं कि इसको कि हाँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज अलाउड। अब ये भी अलग लोग हैं, कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक आ जाते हैं। तो बस ये है कि अलग अलग एक्ट लाने लगे। अब यही एक्ट आपको समझने पड़ेंगे कि यही कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे हेल्प करेंगे। अलग अलग एक्ट ला के पावर किया जा रहा है, कैसे इसको पावर किया जाए अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि यहाँ पे ये बनी रहे। कंपनी स्टार्टेड इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इंडिया। पहली टाइम इस एक्ट के दौरान हमारे जो इंडिया के बहुत सारे जो एरिया थे वो ब्रिटिश के पोजेशन मतलब उनके वश में आ गए, अब उस पर उनका राज चल रहा था। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो हमने बैटल ऑफ प्लासी देख लिया, जिस तरह सिराजुद्दौला होता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर लिया, तीनों किंग ने मिल के भी नहीं बचा पाए। उसके बाद दीवानी राइट्स वगैरह चले गए। फिर उसके बाद सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसको सुधारने के लिए, तभी बुरी हालत हो रही होती है। उसके बाद हमारे पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब क्या होता है कि जैसे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट होता है ना, वहाँ पे जो हमारे जो क्या तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, किसके नाम पे, थोड़ा बहुत इसकी भी हिस्ट्री चलो इसमें ले ही लीजिए, वैसे तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है। जो वहाँ का पिट्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर होता है वो ये आता है, उसमें ब्रिटेन अपने पार्लियामेंट में चुन के, तो वो ये एक्ट लेके आता है। तो बस में कुछ नहीं होता, उसको पॉलिटिकल कमर्शियल एक्टिविटी को अलग किया जाता है, बस इसमें यही ज़्यादा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद आपका जो मेन आता है वो होता है चार्टर्ड एक्ट। अब चार्टर्ड एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चार्टर्ड एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि
ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली हुई थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोनोपोली का क्या मतलब होता है? मोनोपोली मतलब ये होता है कि किसी भी एक कंपनी या किसी एक आदमी को पावर है कि वो ही ये चीज़ प्रोड्यूस करेगा, वही ये चीज़ बेचेगा। अब जैसे इंडिया में एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में रेलवे गवर्नमेंट के अंडर है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी, आजकल वैसे प्राइवेट कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, पर लेकिन पहले मतलब प्राइवेट कंपनी, और वही आप ले लो अपने आर्म्स वगैरह बनाने के लिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी हमारे इंडिया में नहीं बना सकती। मोनोपोली मतलब एक को ही एकाधिकार है चीज़ों को करने का। तो अब क्या था कि जो ईस्ट इंडियन कंपनीज को एकाधिकार था इंडिया में ट्रेड करने का, और किसी को अधिकार था ही नहीं। अब क्या होता है कि अब ये उस टाइम की बात है 1883 की, 1813 की, जब वहाँ पे नेपोलियन वगैरह भी राइज कर रहा होता है। नेपोलियन क्या करता है, स्पेन इन सबको हरिया लेता, तो उसकी सबसे ज़्यादा दुश्मनी होती है ब्रिटेन को। ब्रिटेन एक उभरता पावर था, तो वो क्या कहता है कि ब्रिटेन को मैं तंग करूंगा, ब्रिटेन को मैं ट्रेड करने ही नहीं दूंगा अच्छे से इंडिया में या कहीं भी यहाँ पे बेचने नहीं दूंगा। वो क्या करते थे, ट्रेड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो यहाँ से सामान लेते थे इंडिया से और बाहर बेचते थे, बाहर के यूरोपियन कंट्री में। वो कहते हैं कि यूरोपियन कंट्री से हमें सामान ही नहीं खरीदना, तो बेचारे बेचे क्या, तो अलग अलग जो ब्रिटेन के जो अलग अलग कंपनियां थी जो अलग अलग कहती, तो वो कहते कि यार हमें नेपोलियन अच्छे से जीने नहीं दे रहा, तो हमें भी आप परमिशन दे दो। वो क्वीन के पास जाते हैं, वो कहते हैं, क्वीन को कहते हैं कि भाई हमें परमिशन दे दो, हमें भी इंडिया में ट्रेड करना है। तो कहते हैं कि पर लेकिन मैं तो मोनोपोली दी हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी। कहती कोई बात नहीं, उसको हटा लो थोड़ा बहुत, हमें भी कर दो, हमारे तो यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं, हमारे तो बड़े मुश्किल हाल कर रखे हैं नेपोलियन ने, हमारी चीज़ें उसमें बाकी के यूरोपियन कंट्री में बेच नहीं दे रहा। तो कहता है चलो ठीक है मैं देखती हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है, क्वीन एक तरह से अमेंडमेंट करती है उनके उसमें जो बिल होता है कि हाँ भाई तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने पहले मोनोपोली दी हुई थी, एकाधिकार दिया होता है कि तुम ही चीज़ें बेच सकते हो, तुम ही चीज़ें ट्रेड कर सकते हो इंडिया से और इधर आके बेच सकते हो, पर अब हम मैं इंडिया के मतलब क्या तो कहते हैं, मान के फॉर एग्जाम्पल लेके चले, थोड़ा इसमें समझ नहीं आएगा कि जैसे कि मान के चलिए कि इंडिया में सिर्फ मैंने टाटा को वो दे दिया मोनोपोली कि भाई तू ही जाके बाकी कंट्रियों से ट्रेड कर सकता है, और मेरे बाकी के रिलायंस वाले या अडानी ग्रुप ये सब मेरे पास आगे कहता है कि यार हमें भी परमिशन दे दो। तो ये उसी तरह हुआ, तो क्वीन के पास बाकी कंपनियां चली गई, वो कहती हमें भी इंडिया वगैरह में ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दो। तो वो कहती चलो ठीक है, मैं उन पे से ये मोनोपोली वाली सेक्शन हटा लेती हूँ कि हाँ भाई मोनोपोली नहीं है, उनके पास एक अधिकार नहीं है कि भाई वही सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो जाकर, तुम भी करो। पर दो चीज़ें याद रखना है यहाँ पे, टी में और ट्रेड विथ चाइना, ये दो चीज़ों में उनका मोनोपोली थी, बाकी इसके अलावा कोई भी ट्रेड हो वो कर सकते थे। तो अब इसका इफेक्ट क्या होता है, वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो वहाँ पे सामान बन रहा है इंग्लैंड वगैरह ब्रिटिश में, वो इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो इंडिया में जो सामान की एकदम से होड़ लग गई। अब इंडिया में जो उनका लोकल सामान था, लोकल लोगों का सामान था, वो तो बिक ही नहीं रहा। तो वो वहाँ के इंडिया के लोगों ने बहुत सफ़र किया। वो कहते हैं कि भाई हमारी तो बड़ी बुरी हालत हो रखी है, तो ये सब उन्होंने बहुत सफ़र किया इंडिया के लोगों ने। तो धीरे धीरे ये सफ़र करते रहे, उसके बाद फिर चार्टर्ड इंडिया एक्ट आता है, तो ये सभी चलता रहता है। तो यही हमारा फेस होता है कि धीरे धीरे ये होता है। तो अब ये जो चार्टर्ड एक्ट था, ये अब हमेशा 20-20 साल बाद रिन्यू करना पड़ता था उनको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे कि हाँ भाई 1813 में आया, उसके 20 साल बाद उन्हें एक तरह से अपने वो होता है कि तरह से अपने एक पास है उसकी वैलिडिटी बढ़ानी पड़ती थी, तो 20 साल बाद उन्हें एक तरह से वैलिडिटी बढ़ानी पड़ती थी इस चीज़ की। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं। तो ये जो बेसिकली मैं एक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे ये रेगुलेशन एक्ट बन रहे हैं कि हाँ भाई ये रेगुलेट हुआ, फिर वो चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई। तो यही बाद में जब मैं इसको पूरा कंक्लूड कर दूंगा, पूरे सारे लेक्चर को इकट्ठा कर मर्ज कर दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक एक एक्ट का एक एक मतलब इफेक्ट पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, उसके बाद हम आते हैं अगली चीज़ पे। अब उसके बाद होता है सबसे पहले हमारा रिवॉल्ट। अब ये हम इसका टाइम ले लेते हैं, जैसे कि 1818 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 1853, उसके बाद आपने 1857। अब बहुत से लोगों को पता होगा कि जो इसको फॉलो करते जो पढ़ते हैं, 1857 में रिवॉल्ट होता है, सिपाही म्यूटनी जिसको कहा जाता है। सिपाही म्यूटनी वो किसके पीछे होता है कि जब वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं लोग जो ब्रिटिश की आर्मी में होते हैं, जो उसके क्या कहते हैं आपके अलग अलग इन्फेंट्रीज में होती हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो इंडियंस को इस सोल्जर को रिक्रूट करते हैं। तो इंडियन सोल्जर को रिक्रूट, तो बेसिकली उसमें मोस्टली अब इंडिया में तो उस टाइम हिंदू मुस्लिम ज़्यादा मेजोरिटी में थे, तो इंडियन हिंदू और मुस्लिम दोनों उनकी इन्फेंट्री में। तो उसी तरह एक वहाँ पे बैरकपुर में एक इन्फेंट्री होती है जिसके अंदर एक मंगल पांडे नाम के सिपाही होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब वो एक नई उस टाइम में बारूद वगैरह इन सब के तो आविष्कार हो ही गया था, उसके बाद जब वो गन जो लेके आते हैं, वो गन के अंदर
आपको क्या, पहले जो गन होती थी उसके अंदर जो उसकी ट्यूब होती थी उसके अंदर आपको बारूद पहले इंसर्ट करना पड़ता, बारूद डालना पड़ता, उसको ठोकना पड़ता है, देन उसके अंदर पिस्टल आके आपको शूट करना होता था बुलेट डाल के। देन इसमें क्या होता था, जो वो एक पैकेट वहाँ पहले तो होता था रैपर्स वगैरह में, जो पैकेट बन के आती थी वो बना होता था ग्रीस से बना था। ये माना जाता था कि वो काओ एंड पिग के ग्रीस से बना, पोक के ग्रीस से बना है, उनको मतलब उनकी चमड़े के ग्रीस से बना है। तो ये बेसिकली, अब जो मंगल पांडे थे वो ब्राह्मण थे, उनके लिए गाय माता मानी जाती हिंदू में, हिंदू कल्चर में, रिलीजन में। एंड जो पिग होता है वो मुस्लिम्स के लिए हराम मानी जाती है, मतलब उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो दोनों के लिए एक तरह से उसका काम करती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है देखिए, अ रेबल वी सल्यूट। अब यहाँ पे मानसिकता देखिए, यहाँ पे आपकी इनके एक तरह से मेंटेलिटी देखिए। जो मंगल पांडे था यहाँ के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए तो एक रेवोल्यूशनरी था, एक वो था जिसने फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हम कहते हैं। उसके बाद वहाँ के लोगों के लिए वो एक तरह से रेबल था, रेबल मतलब बागी, जिसने कहा नहीं माना हमारे ब्रिटिश का, ठीक है। तो ये था, तो ये वहाँ पे सिपाही म्यूटनी होती है, सिपाही म्यूटनी में वो मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। अब ये इससे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान होता है। अब यही एक कारण होता है कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी थी गवर्नमेंट, वो किस तरह गवर्नमेंट में कन्वर्ट होती है। अब सारी पावर क्वीन ले लेगी, वो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब इसी से क्या होता है, ये रेबल होता है, उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया प्लेस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन। उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल होता है ये खत्म होता है। उसके बाद क्या रूल आ जाता है, वो होता है क्राउन रूल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिसीव द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। इसी तरह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इस तरह टाइटल चेंज होता है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं क्राउन के। ऑल द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लेस एंड द क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बस वही है, पावर वगैरह चेंज होती रहती है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली होती हैं, उसमें अबॉलिश कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन रूल। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें होती है। बस हमने यहाँ तक ही करना था आज, तो हम बाकी का सेकंड पार्ट में करेंगे। बस हमने इसमें ये आप समझ के रखिए कि जो सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया में आते हैं, फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, फिर धीरे पैर फंसाते हैं, फिर बैटल्स वगैरह करके यहाँ पे धीरे धीरे जगह एक्वायर करते हैं, फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं, हर किंग को हटाते हैं कि जो उनके किंग के बेनिफिट, उनके जो किंग या जो नवाब उनको बेनिफिट कर रहा होता है उनको ये रखते हैं। तो धीरे धीरे आगे चलता रहता है। उसके बाद जब ये 1857 का रिवॉल्ट होता है तो बहुत यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे रिवॉल्ट होता है। हाई लेवल मतलब कि यहाँ पे मंगल पांडे रिवॉल्ट कर देते हैं, अलग अलग एरिया में रिवॉल्ट देखा जाता है। झांसी की रानी के नाम से जो लक्ष्मीबाई फेमस है वो रिवॉल्ट कर देती हैं, फिर थोड़ा बहुत तात्या टोपे वगैरह। तो ये हर जगह रिवॉल्ट होता है, वो हिस्ट्री के टॉपिक में करेंगे सेपरेट। तो इससे नुकसान अल्टीमेटली किसको होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबता हुआ अब कोई नहीं देख सकती थी, तो उसने क्या किया कि भाई टेंशन लो, तुम्हारी सारी पावर मैं ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे रूल करूँगी। तो उसके बाद वो क्राउन रूल आ जाता है। तो ये एक शिफ्ट होता है इंडिया की, एक तरह से कहें कि इंडिया की जो रूल है, जो इन्होंने इतने साल ब्रिटिश ने रूल किया, तो उसमें शिफ्ट आया है एक तरह से। बहुत बड़ा टर्न आता है कि यहाँ पे क्राउन रूल स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो हम बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, थोड़ा लंबा हो गया तो प्लीज़, थैंक यू।